सो एनसीईआरटी ने कुछ बहुत ज़्यादा डिटेल्स नहीं बताई हैं पार्चुरेशन के बारे में। बड़ा सेफली सा 5-6 लाइनें दे करके उन्होंने छोड़ दिया है और मोटे तौर पे यही कहा है दैट पार्चुरेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ गिविंग बर्थ टू द बेबी। इट इज़ अ कॉम्प्लेक्स न्यूरोएंडोक्राइन मैकेनिज्म एंड इट इज़ जॉइंटली इनिशिएटेड बाय एक्चुअली प्लेसेंटा एज़ वेल एज़ फीटस, दोनों का योगदान इसमें रहता है। हमने लास्ट क्लास में एक चीज़ का ज़िक्र किया था दैट फीटस इज़ अ पैरासाइट व्हिच हैज़ टू बी सेव्ड। फीटस मदर के लिए मैकेनिकल बर्डन है। फीटस इज़ गिविंग इट्स मेटाबॉलिक वेस्ट्स टू मदर एंड मदर की बॉडी से ऑक्सीजन, न्यूट्रिशन ले रहा है, शेल्टर ले रहा है, सब कुछ ले रहा है, तो बदले में माता को क्या मिल रहा है, मदर को क्या मिल रहा है उससे? मदर का अपना सर्वाइवल भी खतरे में है, राइट? इन द सेंस कि अगर हम आज से हज़ारों साल पीछे चले जाएँ, प्रेग्नेंसीज़ तो तब भी हुआ करती थी, मैटरनल मोबिलिटी भी रिस्ट्रिक्ट हो जाती थी, एडवर्स कंडीशंस में खुद घर से बाहर निकल के अपने लिए भोजन की तलाश करना, उस प्रेगनेंसी की सिचुएशन में अपने आप को और प्रेडेटर्स से बचा पाना, तो प्रेगनेंसी एक स्ट्रेसफुल सिचुएशन तो अनडाउटेडली रही ही होगी एंड अभी भी है, देयर इज़ नो डाउट इन दैट, बट स्टिल फीटस इज़ अ काइंड ऑफ पैरासाइट व्हिच हैज़ टू बी सेव्ड फॉर द कॉन्टिन्यूटी ऑफ द रेस एंड मदर और फीटस दोनों सेम स्पीशीज़ के हैं एंड जनरली हमें सेम स्पीशीज़ में पैरासिटिज़म देखने को नहीं मिलता है। हुँ, हुँ, हुँ। फर्टिलाइजेशन की बात हमने ऑलरेडी अपने लेक्चर्स में डिस्कस कर ली है दैट एंटायर स्पर्म इज गोइंग टू एंटर एंड देन व्हाट ऑल इज गोइंग टू हैपन। प्रो न्यूक्लियस बनते हैं, मेल एंड फीमेल प्रो न्यूक्लियस आपस में आकर के फ्यूज करते हैं और फर्टिलाइजेशन तब कंप्लीट है। सो मैटरनल एंड पैटर्नल क्रोमोसोम्स ने आकर के मिलना। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे क्रोमोसोम्स हैं, है ना, ये क्रोमेटिड्स नहीं हैं। तो दीज आर द क्रोमोसोम्स जो आमने सामने आ गए, मैटरनल एंड पैटर्नल। तो सेक्स ऑफ द बेबी इज डिटरमिन्ड राइट एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के समय पे ही क्रोमोसोमल या जेनेटिक सेक्स तो डिटरमिन हो जाता है। उसके बाद अगली अवस्था आती है, अगली स्टेज आती है, दैट इज कॉल्ड एज द गोनेडल सेक्स। ओवरीज बनेंगे या टेस्टिस बनेंगे एंड देन गोनेडल सेक्स के बाद फिर नेक्स्ट स्टेज आ जाती है फिनोटिपिक सेक्स की, उसके एक्सटर्नल सेक्स ऑर्गन्स कैसे होंगे, जेनिटेलिया कैसा होगा एंड उसके बाद की अवस्था जो आती है दैट इज कॉल्ड बिहेवियरल सेक्स। यू कैन सी द माइक ऑफ रखिएगा, शत्रुघ्न माइक ऑफ रखिए अपना। So you can see this human fetus which is floating inside the maternal environment। बच्चा जब मदर के यूट्रस में है तो उसके चारों तरफ एमनियोटिक फ्लूइड है। वो एमनियोटिक फ्लूइड उसके मुंह में भी जाएगा, उसके नाक में भी जाएगा, वो पी जाएगा एमनियोटिक फ्लूइड को। रोजाना कितने एमएल एमनियोटिक फ्लूइड पी जाएगा, उसे डाइजेस्ट करेगा और the baby also passes out excreta also in the maternal uterus towards the later stages of pregnancy। मेकोनियम के बारे में हम पढ़ेंगे इसमें। बेबी यूरिनेट भी करता है मदर के उस यूट्राइन एनवायरनमेंट में, एमनियोटिक फ्लूइड में द बेबी यूरिनेट्स आल्सो, इट पासेस आउट यूरिन। तो किडनीज भी अपना काम करना शुरू कर देती हैं, वो यूरिन बच्चे के मुंह में भी जाएगा, बच्चे के मुंह में जाएगा, बच्चा उसे पिएगा भी, वो डाइजेस्ट भी होगा, नाक में भी घुसेगा। सो एवरीवेयर दैट लिक्विड एनवायरनमेंट इज प्रेजेंट अराउंड द बेबी। बच्चा जब इस दुनिया में आता है तो बहुत सारी समस्याएं हैं, समस्याएं तो खैर जीवन भर लगी रहेंगी। कार्डियोवैस्कुलर एडजस्टमेंट्स होना ज़रूरी है। बच्चे ने कभी एटमॉस्फेरिक एयर का जो प्रेशर है वो टॉलरेट नहीं करा है। हवा हर तरफ से शरीर में घुसेगी, नाक से घुसेगी, मुँह से घुसेगी। सो नाक में ऑलरेडी फ्लूइड है, एल्वियोलाई में कितना सारा फ्लूइड प्रेज़ेंट है, फ्लूइड को एस्पिरेट भी करते हैं, हम बाहर निकालते हैं। चलिए ये टेक्नोलॉजीज़ तो अब हमने बना ली कि हम किसी तरह से बच्चे के नाक से फटाफट फ्लूइड निकालते हैं। हज़ारों लाखों साल पहले भी बच्चे पैदा हुआ करते थे, तो उनका फ्लूइड निकालने का क्या तरीका था? तो दैट मीन्स कहीं तो वो फ्लूइड जाता होगा कि बच्चे के एल्वियोलाई जो है वो एक्सपेंड करें। एल्वियोलाई एक्सपेंड करते हैं, हैरिंग ब्रूड रिफ्लेक्स हम पढ़ेंगे। तो बच्चा रोता है, बच्चे का रोना ज़रूरी है। अगर वो रो नहीं रहा तो इट कुड बी अ स्टिल बॉर्न बेबी, हो सकता है वो मरा हुआ हो। राइट। कार्डियोवैस्कुलर एडजस्टमेंट्स में हम पढ़ेंगे कि जो सर्कुलेशन हो रहा था अम्बिलिकल कॉर्ड के थ्रू हो रहा था, तो अब उसको आपने काट दिया तो अम्बिलिकल आर्टरी, अम्बिलिकल वेन, ब्लड फ्लो वहाँ पे रुक जाएगा। तो क्या क्या एडजस्टमेंट्स बच्चे में होंगी? ब्राउन फैट है, एक्सेस अमाउंट में आरबीसीज हैं, आरबीसीज का मैसिव ब्रेकडाउन होगा, मैसिव इरेथ्रोक्लासिया, बिलीरुबिन, बिलीवर्डिन बनेगा, तो जॉन्डिस होना स्वाभाविक हो जाता है। बहुत सारे न्यूबॉर्न बेबीज में जो है जॉन्डिस हो जाता है, जो कि थोड़े दिनों में ठीक भी हो जाता है। जिन केसेस में नहीं होता है ठीक, फिर वहाँ पे हमें फोटोथेरेपी या अकॉर्डिंगली कोई ना कोई लाइन ऑफ ट्रीटमेंट देखना पड़ता है। बच्चे के शरीर पे भी बाल होंगे, सिर पे भी बाल होंगे, नाखून भी इतने बड़े-बड़े होते हैं, बच्चे अपने ही नाखून मार के खुद को ही ज़ख्मी भी कर लेते हैं। सो धीरे-धीरे ये बाल जो है हट जाएँगे, जो ग्रीस लाइक कवरिंग है वर्निक्स कैसियोसा,
वो भी हट जाएगी। बच्चे की इंटेस्टाइन जो है वो जनरली हम मानते हैं कि उसमें कोई बहुत ज़्यादा माइक्रोबायोटा नहीं होगा, माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स नहीं होंगे, नो डाउट थोड़े बहुत हो भी सकते हैं। लेकिन ज़्यादातर जो माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स हैं, जैसे ही बच्चा इस दुनिया में आया है, हवा में माइक्रो ऑर्गेनिज़्म है, स्किन पे अपनी कॉलोनीज़ बना लेंगे, मुँह से, नाक से, शरीर के हर हिस्से में धीरे-धीरे माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स पहुँच जाएँगे। बैक्टीरिया लार्ज इंटेस्टाइन में होते ही हैं। तो लार्ज इंटेस्टाइन के इन बैक्टीरिया के खिलाफ इम्यून सिस्टम भी अपनी लड़ाई लड़ता है, कुछ को वो अपना लेता है, कुछ को नहीं अपना पाता है। दैट ऑल्सो वी विल सी। नाउ समझते हैं कि ये फीटल पीरियड क्या है, व्हाट इज फीटस एंड व्हाट इज एम्ब्रियो। एम्ब्रियो के लिए हम जो लेते हैं ड्यूरेशन 0 से लेकर के 8 हफ्ते तक, 0 to 8 वीक्स को जो है हम एम्ब्रियो कह देते हैं। और 8वां हफ्ता खत्म हुआ तो मतलब 9वां हफ्ता शुरू हो गया। दैट मीन्स द पीरियड फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द 9th वीक टू द बर्थ इज नोन एज द फीटल पीरियड। फीटस के स्पेलिंग में FOETUS या FT, तो ये ब्रिटिश और अमेरिकन इंग्लिश लिखने का स्टाइल डिफरेंट है, स्पेलिंग से फर्क नहीं पड़ेगा, जैसे ईस्ट्रोजन या ओ ईस्ट्रोजन करके भी लिख देते हैं। इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय मैचुरेशन ऑफ द टिश्यूज एंड ऑर्गन्स एंड रैपिड ग्रोथ ऑफ द बॉडी। टोटल प्रेगनेंसी जो 9 मंथ्स की है उसमें शुरुआत के कुछ महीनों में ग्रोथ हो रही है, उसके बाद बॉडी का वेट बढ़ना है। तो अलग अलग टाइम ड्यूरेशन पे अलग अलग तरह की चीजें जो हैं वो हो रही हैं। Growth in length is particularly striking during the 3rd, 4th and 5th month. तो इसमें हम CRL लेते हैं, क्राउन रंप लेंथ। आई एक्सप्लेन दैट ऑल्सो। क्राउन हील लेंथ भी होता है, वो भी देखेंगे। जो वजन बढ़ता है बच्चे का, इंक्रीज इन वेट, वो सबसे ज्यादा बढ़ता है लास्ट के जो 2 महीने हो जाते हैं जेस्टेशन के। जेस्टेशन पीरियड रेफर्स टू दी प्रेगनेंसी पीरियड। अब सवाल ये उठता है कि कितने ड्यूरेशन की ह्यूमन प्रेगनेंसी लेनी है। तो दो कंसेप्ट को आप यहाँ पे समझ लीजिएगा। द डेट ऑफ बर्थ इज मोस्ट एक्यूरेटली इंडिकेटेड एज 266 डेज, या तो 266 दिन, और 38 वीक्स आफ्टर फर्टिलाइजेशन। अगर आप फर्टिलाइजेशन से काउंट कर रहे हैं तो वो 38 वीक्स होंगे। लेकिन स्वाभाविक सी बात है, कोई महिला आपको अपना फर्टिलाइजेशन का डेट तो नहीं बता पाएगी, तो आप उससे सिंपल यही सवाल पूछेंगे कि लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड आपको कब हुआ था। वो भी शायद हो सकता है उसे कोई बहुत एक्यूरेटली ना याद हो, राइट। जनरली कोई भी देखा गया है कि महिलाएं ऑब्स्टेट्रिशियन या डॉक्टर के पास कब जाएंगी, जब उनको कम से कम 2 बार पीरियड नहीं हुआ। मान लीजिए 1 बार नहीं हुआ है तो शी कैन वेट की, और 10 दिन वेट कर लेते हैं, ऊपर नीचे हो जाता है, पीरियड्स हो जाएंगे। नहीं हुए, चलो अगली बार भी महीना नहीं आया, जैसे हम हिंदी में कह देते हैं पीरियड्स नहीं हुए, तब होता है कि भाई एक बार डॉक्टर को दिखाते हैं, बात कर लेते हैं। और डॉक्टर के पास गए और तब जब डॉक्टर ये सवाल पूछे कि लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड कब हुए थे, तो हो सकता है एक वेग आइडिया हो उसके पास उस चीज का। हम जानते हैं दैट oocyte इज यूजुअली फर्टिलाइज्ड विद इन 12 आवर्स ऑफ ओवुलेशन। 28 डे साइकिल है, 14th डे पे ओवुलेशन हो सकता है, +- 2 डेज इसमें हो जाता है। सो ओवा रिलीज होने के 24 घंटे तक जिंदा है, और उसमें उसके फर्टिलाइज होने के मैक्सिमम चांसेस मैंने बताया था पहले 15 घंटे होते हैं। तो जनरली देखा गया कि विद इन 12 आवर्स ऑफ ओवुलेशन जो है वो स्ट्रक्चर फर्टिलाइज हो जाता है। लेकिन स्पर्म जो है, स्पर्म के बारे में हमने पढ़ा था कि स्पर्म काफी दिन तक सर्वाइव कर लेते हैं। माइक ऑफ रखिए प्लीज अपने। स्पर्म जो है वो 48 आवर्स तक मैक्सिमम एबिलिटी रहती है, 3 डेज तक जिंदा देखे गए हैं, और कई केसेस में 6 डेज तक भी जिंदा रह लेते हैं, स्पर्म फर्टिलाइज कर सकते हैं। तो इसलिए एनसीईआरटी का ये कहना कि ओवम और स्पर्म साइमल्टेनियसली ट्रांसपोर्ट हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं होता है। ज्यादातर देखा गया है इन मोस्ट केसेस, मोस्ट ऑफ द प्रेगनेंसीज कब होती हैं, व्हेन सेक्सुअल इंटरकोर्स हैज अकर्ड विद इन अ 6 day पीरियड दैट एंड्स ऑन द डे ऑफ ओवुलेशन। तो लगभग ये 6 दिन वाला जो पीरियड है, जो कि ओवुलेशन के दिन पे जाकर के खत्म हो रहा है। मान लीजिए ओवुलेशन से 4 दिन पहले सेक्सुअल इंटरकोर्स हुआ है तो भी प्रेगनेंसी देखी गई है, 5 दिन पहले हुआ इंटरकोर्स तो भी प्रेगनेंसी देखी गई है। तो ये एक वो ड्यूरेशन है जो स्टैटिस्टिकली थ्रू आउट द वर्ल्ड डॉक्टर्स ने देखा है कि मोस्ट ऑफ द प्रेगनेंसीज ओवुलेशन के इन दिनों के आसपास हो जाती हैं। A pregnant woman usually see her obstetrician when she has missed 2 successive menstrual bleeds. By that time, her recollection about the coitus कि sexual intercourse हुआ कब था, तो वो तो याद भी नहीं हो सकता, is usually vague and the day of fertilization is difficult to determine। तो फिर हम वो 38 वीक्स वाला 266 डेज वाला कंसेप्ट ना लगा करके we simply say that the obstetrician she can calculate the date of birth as 280 days या 40 हफ्ते लगा लीजिए from the first day of the LNMP। LNMP is लास्ट नॉर्मल मेंस्ट्रुअल पीरियड।
In women with regular 28-day cycle period, the method is fairly accurate. 28 डे वाला साइकिल है तो चलो फिर ये वाली बात काम कर जाएगी। जिसमें ये वाला भी गड़बड़ हुआ, वहाँ तो फिर थोड़ी और मुश्किल हो जाती है, मिसकैलकुलेशन हो जाने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। बट नाउ वी हैव टेक्नोलॉजी, वी हैव सोनोग्राफी, तो अल्ट्रासाउंड में हमें काफ़ी सारी चीज़ें बेहतर तरीके से पता चल जाती हैं। बट तब भी ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता कि जो डेट निकाली गई है वो उसी डेट पे ही डिलीवरी होगा। स्टैटिस्टिकली देखा गया, मोस्ट ऑफ द बेबीज आर बॉर्न प्लस माइनस 2 वीक्स ऑफ ईडीडी। एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी से प्लस माइनस 2 वीक्स का डिफरेंस इसमें रह जाता है। एडिशनल कॉम्प्लिकेशन और हो जाती है डेट कैलकुलेट करने में, व्हेन वुमेन हैज सम ब्लीडिंग अबाउट 14 डेज आफ्टर फर्टिलाइजेशन। तो फर्टिलाइजेशन हो गया और उसके बाद फिर ऑब्वियसली हमारी थ्योरी के अकॉर्डिंग पीरियड्स नहीं होने चाहिए। कई महिलाओं में 2 हफ्ते बाद दोबारा से ब्लीडिंग शुरू हो जाती है। उसकी वजह ये हो जाती है कि वो जो एंडोमेट्रियम में इम्प्लांटेशन हुआ है, हो सकता है उसके कारण इरोजन कुछ ज़्यादा हुआ हो एंडोमेट्रियम का और वेजाइना के थ्रू उसे ब्लीडिंग महसूस हो ड्यू टू द इरोसिव एक्टिविटी ऑफ इम्प्लांटिंग ब्लास्टोसिस्ट। तो तब हो सकता है उसकी कैलकुलेशन हो कि ये मेरे नॉर्मल पीरियड्स है और मैं अभी प्रेग्नेंट हुई ही नहीं, बट एक्चुअली शी इज प्रेग्नेंट। Hence, the day of delivery is not always easy to determine. Most of the fetuses are born within 10 to 14 days या plus minus 2 weeks ले लेते हैं of the calculated delivery date. If they are born much earlier than that, we call it as a premature baby. और अगर उससे भी ज़्यादा टाइम हो गया, कई बार 9 मंथ्स पूरे हो जाते हैं और तब तक भी कोई साइन नहीं होता, किसी भी किस्म का कोई पेन नहीं, कुछ नहीं, कोई फीलिंग नहीं है फीमेल में, तो देन डॉक्टर से वी कैन वेट फॉर से 1 डे 2 डे 3 डे 4 डेज। बहुत ज़्यादा वेट नहीं करेंगे, ऐसा नहीं है कि ज़्यादा प्रेगनेंसी को एक्सटेंड कर देंगे तो बच्चा ज़्यादा हेल्दी होगा, वो और भी नुकसानदायक बात हो जाती है। सो देन वी मे हैव टू इंड्यूस द लेबर आर्टिफिशियली, या तो फिर हमें सिजेरियन अगर ज़रूरत है उस केस में। तो प्री मेच्योर और पोस्ट मेच्योर दोनों सीन हो सकते हैं। बाय कंबाइनिंग द डेटा ऑन द ऑनसेट ऑफ लास्ट नॉर्मल मेंस्ट्रुअल पीरियड विद द फीटल लेंथ, fetal weight, a reasonable estimate of the age of fetus can be formulated. Now, एक वैल्यूएबल टूल जो है हमारे पास डिटरमिन करने के लिए, अल्ट्रासाउंड तो है ये, दैट इज व्हाट इज दिस सोनोग्राफी, जिससे हमें एक्यूरेट मेजरमेंट मिल जाता है CRL का। CRL होता है क्राउन रंप लेंथ, सिर से लेकर के दिस एरिया इज व्हाट इज रंप। क्राउन रंप लेंथ कितना है उसका, अल्ट्रासाउंड मशीन हमें बताएगी, तो हम एक एक्यूरेसी लगा सकते हैं कि इतने दिनों की प्रेगनेंसी हो सकती है। ड्यूरिंग द 7 to 14 वीक्स, measurement commonly used in the 16 to 30 weeks, they are बायपेराइटल डायामीटर होता है, हेड का डायामीटर, एब्डोमिनल सर्कम्फेरेंस, फीमर का लेंथ। तो इतनी डिटेल में बच्चे को तो नहीं बताएंगे, बट फिर भी मान लीजिए बच्चा पूछता है कि जब आप सोनोग्राफी करते हैं तो भाई हमें उससे कैसे पता चलता है कि बच्चा कब डिलीवर होगा, तो हम बता देंगे कि हमारे पास कुछ पैरामीटर्स होते हैं कि उस समय उस डेवलपिंग फीटस की हाइट कितनी है, लेंथ कितनी है, सर्कम्फेरेंस कितना है। दिस बायपेराइटल डायामीटर बीपीडी जो है, दैट रेफर्स टू दिस, ये जो पैराइटल बोन्स होती हैं हमारे स्कल में, सो उसका डायमीटर हमें मशीन से पता चलेगा, तो उसके अकॉर्डिंग एक अंदाज़ा लगा लेंगे कि फीमर की लंबाई कितनी हो चुकी है। तो ये सारे पैरामीटर्स हमें एक एस्टीमेट उस चीज़ का दे देते हैं। आपके लिए मैंने यहाँ से भी एक अच्छी किताब में से ये चीज़ें अगर आप पढ़ना चाहें तो आप देख सकते हैं। 9 to 12 वीक्स होगा तो क्राउन रंप लेंथ 5 से 8 सेंटीमीटर है, तो वज़न उस समय 10 से 45 ग्राम होता है। फिर धीरे-धीरे जैसे जेस्टेशनल एज बढ़ती जाएगी तो ये पैरामीटर्स हमारे पास इस तरह से हैं। एक न्यूबॉर्न बेबी अगर हेल्दी मानना है तो 3 से 3.5 किलो का बच्चा होता है, जिसे एक अच्छा खासा ठीक हेल्दी माना जाता है। इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, 5-5 किलो के बच्चे भी मैंने देखे हैं। इनफैक्ट 7 केजीज़ तक भी देखा गया है, और कमज़ोर से कमज़ोर भी हो सकते हैं। कोई मान लीजिए 2.5 किलो का बच्चा है, 2 किलो 800 ग्राम का भी हो सकता है। लेंथ ऑफ द फीटस इज यूजुअली इंडिकेटेड एज क्राउन रंप लेंथ, CRL कहते हैं जिसे। सिटिंग हाइट, जैसा मैंने आपको दिखाया था, ये क्राउन हील लेंथ भी होता है, CHL, स्टैंडिंग हाइट जिसे कहते हैं। These measurements are expressed in centimeters and they are correlated with the fetal age. 12वें हफ्ते तक जो एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन्स हैं वो डेवलप हो जाते हैं। आप में से किसी ने एक बार पूछा भी था कि सोनोग्राफी में कब पता चल जाएगा कि मेल है या फीमेल है। So to such a degree they are developed that the sex of the fetus can be determined by sonography. 12 वीक्स खत्म हुए, अब देख लीजिए कि कितने महीने खत्म हो जाते हैं। By the end of intrauterine life, the skin of the baby is covered with whitish fatty substance that is vernix caseosa. मैंने आपको बताया भी था, तभी जनरली होता है कि बच्चा जब पैदा हुआ आप उसे साफ सफाई करते हैं, या अलग अलग कस्टम्स हैं, अलग अलग ट्रेडिशंस हैं, नहलाना धुलाना है, कपड़े पुराने पहनाने हैं या नए पहनाने हैं। अब आप ये चीज़ देखिए कि नेचर ने ये प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म्स दिए हैं।
आप हर चीज़ को इवोल्यूशनरी पॉइंट्स ऑफ व्यू से सोचिएगा कि आज से हज़ारों साल पहले या लाखों साल पहले भी तो बच्चे पैदा होते ही थे ना। तब कौन-सा किसी को पता था कि इसे कपड़े में लपेटना है या नहीं लपेटना। तो नेचर ने अपने-अपने प्रोटेक्टिव मैकेनिज़्म्स जो हैं वो दिए हैं बच्चे को। ड्यूरिंग द 5th मंथ मूवमेंट ऑफ द फीटस कैन बी फेल्ट बाय द मदर। ये बात एनसीईआरटी भी लिखती है कि 5वें महीने पे मदर को वो मूवमेंट महसूस हो जाती है, लेकिन बच्चा उससे पहले भी मूवमेंट शो करता है, चाहे उसके डिजिट्स की मूवमेंट हो या आर्म की मूवमेंट हो, वो चीज़ें उससे पहले भी होती हैं। शरीर पे जो बाल होते हैं उसके लिए लेनुगो वर्ड यूज़ करते हैं, लेनुगो हेयर। अगर ये बच्चे कोई पूछे स्टूडेंट कि क्यों है बच्चे के शरीर पे बाल? अगेन द इवोल्यूशनरी एस्पेक्ट, वी आर रिलेटेड विद एप्स, वी आर रिलेटेड विद मंकीज़, तो वो वाला फीचर हमारे जेनेटिक्स में है, तो वो चीज़ रिफ्लेक्ट होती है। नाउ क्या बच्चा किसी चीज़ का स्वाद चख सकता है? बिल्कुल चख सकता है। टेस्ट बड्स डेवलप होने शुरू हो जाते हैं जब बच्चा यूट्रस में ही है, जब वो एमनियोटिक फ्लूइड पीता है, ऑफ कोर्स स्वेलो कर जाएगा वो, तो उसकी ज़ुबान पे टेस्ट बड्स हैं। By late fetal period, the capacity to taste, the baby can smell also. It is well established. As early as 16 weeks, fetus can respond to sweet or bitter taste. कहाँ पे है वो टेस्ट? एमनियोटिक फ्लूइड में, बाय स्वेलोइंग मोर और लेस। ये हमें कैसे पता चला उसे मीठा लग रहा है या कड़वा लग रहा है? तो हमने अपनी टेक्नोलॉजी से देखा कि बच्चा ज़्यादा फ्लूइड कब स्वेलो कर रहा है, पी जा रहा है और कम कब कर रहा है। तो एमनियोटिक फ्लूइड का किसी चीज़ का कड़वापन है, मीठापन है, ये क्या है? माइट बी दे इंजेक्टेड सर्टेन काइंड ऑफ सब्सटेंसेस इनटू द एमनियोटिक फ्लूइड और मे बी मदर वाज़ फेड ऑन सर्टेन सब्सटेंसेस व्हिच चेंज्ड द कंपोजिशन ऑफ द एमनियोटिक फ्लूइड, या कोई दवाइयाँ मदर अगर ले रही है, वो एमनियोटिक फ्लूइड तक जा रही हैं, तो बच्चे का स्वाद जो है वो बन चुका है बहुत पहले से ही। Experiments have shown that late fetuses can become habituated to dietary preferences of the mother. तो बड़े लोग, बूढ़े लोग भी ये बात कहते हैं कि माँ जो चीज़ें खाती है प्रेगनेंसी के समय पे, जिस माहौल में रहती है, जिस तरह का उसका मानसिक स्थिति है, बच्चे पे उस चीज़ का बहुत फ़र्क पड़ता है। तो साइंटिफिकली भी ये चीज़ें काफ़ी हद तक प्रूव्ड हैं कि ऐसा होता है कि बच्चों की डाइटरी हैबिट्स भी देखी गई हैं कि वो मदर से कुछ हद तक रिलेटेड होती हैं। न्यूबॉर्न्स दे रिस्पॉन्ड पॉजिटिवली टू फ्लेवर्स ऑफ फूड टू व्हिच दे हैव बीन एक्सपोज्ड इन यूट्रो। हालाँकि बिल्कुल न्यूबॉर्न बेबी को आप बाहर की तो कोई चीज़ नहीं खिलाएँगे। जब बच्चा पैदा हुआ है तो यहाँ मदर्स मिल्क पे, अगर मदर्स मिल्क नहीं दे पा रहे हैं तो फिर हमें फॉर्मूला मिल्क देने पड़ते हैं। फिर धीरे-धीरे शायद आपने अपने परिवारों में भी ये चीज़ देखी होगी कि बच्चों का टेस्ट जो है वो कुछ न कुछ उस तरह से मिल जाता है कि मदर को जो चीज़ें ज़्यादा पसंद रही हों। Similarly, newborns can recognize sounds also to which they have been repeatedly exposed before the birth. जन्म से पहले इन यूट्रो कंडीशन में कुछ आवाज़ें जो सुनी है बच्चे ने, आवाज़ें घर परिवार के लोगों की हो सकती हैं, माँ की आवाज़ है या पिता की आवाज़ है, तो बच्चा पैदा होने के बाद उन साउंड्स से ज़्यादा फ़ैमिलियर होता है, ये देखा गया है। ब्राउन फैट होता है अपर बैक रीजन में बिकॉज़ वो नॉन शिवरिंग थर्मोजेनेसिस के लिए है कि बेबी जब पैदा हुआ है तो उसके लिए ऑफ कोर्स बाहर का एनवायरनमेंट तो बहुत ठंडा है, तो नेचर ने भी कोई मैकेनिज़्म दिया होगा कि मदर की बॉडी के इतने हाई टेम्परेचर से जब बेबी बाहर आया तो वो नेचुरली कैसे फाइट कर पाएगा उस चीज़ से। सवाल ये अक्सर उठते रहे हैं कि क्या उस भ्रूण को, उस फ़ीटस को दर्द महसूस होता है? क्या पेन होता है? जब आप एमटीपी कर रहे हैं, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, चाहे सर्जिकली कर रहे हैं या किसी भी अलग-अलग तरीके होते हैं एमटीपी करने के, तो क्या उसे दर्द भी महसूस हो रहा होगा? Many fetal physiologists, they believe that perception of pain in utero is unlikely to exist before 30 weeks of gestation. 30 हफ्ते से पहले बच्चे को पेन परसेप्शन होता हो, इसके चांसेस बहुत कम है क्योंकि पेन इटसेल्फ इज़ अ कॉम्प्लेक्स फिनोमेना, उसकी अपनी एक फिजियोलॉजी है। कौन-कौन से ट्रैक्ट्स डेवलप हो जाने चाहिए तब तक नर्वस सिस्टम के कि वो पेन महसूस कर सके। लाउड वाइब्रो अकॉस्टिक स्टिमुलाई, जैसे हम अल्ट्रासाउंड की बात कर रहे थे, applied to the maternal abdomen, they produce a fetal response in which the baby is blinking its eyes. Startle reaction होता है, मतलब startle मतलब एकदम से अचंभित हो जाना, डर जाना किसी चीज़ से, एंड एन इंक्रीज इन द हार्ट रेट। मदर का जब सोनोग्राफी करते हैं तो बच्चे का हार्ट रेट बढ़ता हुआ भी देखा गया है। फीटस इज कॉन्स्टेंटली इन डार्क, ऑफकोर्स मदर के यूटस में तो लगातार अंधेरा ही है, तो क्या बच्चे का प्यूपिल भी ऐसे रिस्पॉन्ड करता है? सो देखा गया कि वाकई ही करता है। प्यूपिलरी लाइट रिफ्लेक्सेस कैन यूजुअली बी एलिसिटेड बाय 30 वीक्स। मेकोनियम, जिसका मैंने ज़िक्र किया था, एक ग्रीनिश मिक्सचर ऑफ डीस्क्वामेटेड इंटेस्टिनल सेल्स। बच्चा एमनियोटिक फ्लूइड स्वेलो कर रहा है, एमनियोटिक फ्लूइड में प्रेज़ेंट प्रोटीन, कार्ब्स जो भी चीज़ें उसे डाइजेस्ट भी करेगा, उसकी इंटेस्टिनल लाइनिंग के सेल्स
बच्चे की एनस के थ्रू बाहर भी पास आउट होंगे। सो स्वेलड लेनुगो, जो उसके बाल टूट रहे हैं उनको भी स्वेलो कर जाएगा। उसके साथ इंटेस्टाइन की सिक्रीशंस होंगी। दे बिगिन टू फिल द लोअर इलियम द पार्ट ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन एंड कोलॉन late in the 4th month. Fetuses which are older than 34 weeks, they are able to pass meconium also in the uterus. कई बार आपने सुना होगा ऐसा होता है कि बच्चे ने बीच में ही पॉटी कर दी है, तो भाई इमीडिएटली हमें एक्शन लेना पड़ेगा कि शायद हमें सिजेरियन सेक्शन से बेबी को बाहर निकालना पड़े, राइट? यहाँ पे मैंने आपके लिए काफ़ी सारी डिटेल्स दी हैं, आप इसे खुद आराम से पीडीएफ में पढ़िएगा कि कब कब बच्चा स्वेलो करना शुरू कर देता है और कितना कितना अमाउंट में स्वेलो कर जाता है वो एमनियोटिक fluid. So this you can read for your own, for your interest. Wish you all a very warm welcome to this wonderful session. But आज का ये सेशन अटेंड करके आपको अंतर नजर आ गया होगा कि वो वीडियो स्टूडेंट ओरिएंटेड है, वो टीचर ओरिएंटेड नहीं है। एज अ टीचर आप क्या क्या चैलेंज फेस करते हैं बच्चों को पढ़ाते समय, या मेरा 25 साल का जो अनुभव है, मैंने जो चैलेंजेस फेस करे, जो चीज़ें सीखी, एक ऑफलाइन में जब आप पढ़ाते हैं तो बहुत इंटेलिजेंट बच्चों के डाउट्स जो आपके सामने आते हैं वो आपको बहुत सारी चीज़ें सिखा देते हैं।